यूट्यूब चैनल साइंस स्टार क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे 12th बायोलॉजी के लेसन नंबर 3 के बारे में। मैंने कहा था कि आज जो है ये लेसन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा, पूरी तरह से इसको कंप्लीट कर लेंगे। आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए फल का विकास। जो फल है इसका विकास कैसे होता है, फल का निर्माण कैसे होता है या फिर फल का परिवर्धन कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट के बारे में, इसका निर्माण कैसे होता है ये देखते हैं हम। कि हमने बात करी थी इससे पहले बीज का निर्माण कैसे होता है। जो बीजांड है वो निषेचन के बाद में किसमें बदल जाता है, बीज में बदल जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अंडाशय जो है, अंडाशय निषेचन के बाद में ध्यान रखना है अपन को इस लाइन को, निषेचन के पश्चात क्या बनाता है, फल बनाता है। क्या बनाता है भाई, फल बनाता है। ठीक है, इसको जो अंडाशय है इसको ओवरी लिखेंगे, इंग्लिश में भी ध्यान में रखना है इन दोनों को। ठीक है, फल का जो विकास है किस तरह से होगा, अंडाशय, और ये अंडाशय जो है निषेचन के पश्चात किस में परिवर्तित हो जाता है, फल में परिवर्तित हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था बीज का निर्माण पुष्प के किस भाग से हुआ है, बीजांड से हुआ है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है फल का निर्माण पुष्प के किस भाग से होता है, तो पुष्प के अंडाशय से फल का निर्माण होता है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, परिभाषा भी कंप्लीट याद हो गई अपना। फल का विकास कैसे हुआ, अंडाशय जो है निषेचन के पश्चात फल में परिवर्तित हो जाता है, ये आपको लाइन ध्यान में होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं ये जो फल है, मैं वापस लिख देता हूं यहाँ पर। फल जो है ये निर्माण के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे, मैं यहाँ पर टेबल के माध्यम से आपको बताता हूं कि जो फल है वो निर्माण के आधार पर, निर्माण के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। जब भी हम इस प्रकार का टेबल बनाते हैं या फिर किसी के प्रकार देखते हैं तो हमें देखना होता है कि वो किसके आधार पर विभाजित किए गए हैं, ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो फल जो है उसके निर्माण के आधार पर, उसका निर्माण कैसे हुआ, इसके आधार पर फल दो प्रकार के होते हैं। आइए बताता हूँ मैं आपको कौन से। पहला जो फल है इसका नाम है आपके वास्तविक फल, या इसी का दूसरा नाम है सत्य फल के नाम से जाना जाता है। पहला फल हो जाएगा आपके वास्तविक फल या सत्य फल के नाम से जाना जाता है, और दूसरा फल जो है वो है आपके आभासी फल। मैंने 11th क्लास में आपको बताया था, जो मेरे विद्यार्थी है जिन्होंने मुझसे 11th क्लास में पढ़ाई करी है उनको पता है। ये टेबल बना के मैंने आपको 11th क्लास में समझाया था, और ये भी कहा होगा कि इसको 12th में आप वापस पढ़ोगे। तो फल दो प्रकार का, वास्तविक फल और आभासी फल। बिल्कुल सिंपल सा है, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें कि आभासी और वास्तविक फल क्या है। देखो, वास्तविक फल किसके आधार पर ले रहे हैं अपन, निर्माण के आधार पर ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यदि फल का जो निर्माण है वो अंडाशय से हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, वास्तविक फल कहते हैं। फल का निर्माण किससे हो रहा है, अंडाशय से हो रहा है, तो अंडाशय से यदि निर्माण हो रहा है तो ऐसे फल को हम क्या कहेंगे, वास्तविक फल कहते हैं। तो आइए लिख लेते हैं अपन, अंडाशय से निर्मित फल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप परिभाषा लिख सकते हो। ऐसा फल जिसका निर्माण अंडाशय से होता, अंडाशय पूरा लिख देता हूं मैं इसको, अंडाशय, ऐसा फल जिसका निर्माण अंडाशय से होता है उस फल को वास्तविक या सत्य फल कहा जाता है। बहुत ईजी है, उदाहरण लिखवा देता हूं मैं इसके। जो वास्तविक या सत्य फल है इसके कौन से उदाहरण आ जाएंगे आपके, जैसे आम व अमरूद। ये दो जो फल है ध्यान में रखना है, इनका निर्माण जो है सीधा अंडाशय से हुआ है, और अंडाशय से होने के कारण इसको वास्तविक या सत्य फल के नाम से जानते हैं। आभासी फल किसे कहते हैं, आइए देखते हैं आभासी फल किसे कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, यहाँ तो अंडाशय से निर्माण हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अंडाशय के साथ साथ पुष्प के अन्य भाग भी सहयोग करते हैं यदि, तो ऐसे फल को हम कहेंगे आभासी फल। जैसे मैं लिख देता हूँ, अंडाशय के
साथ साथ बाह्य दलपुंज बाह्य दलपुंज व पुष्पासन से निर्मित फल। बात समझ में आई? केवल अंडाशय से निर्माण नहीं हो रहा, अंडाशय के साथ साथ में बाह्य दलपुंज या पुष्पासन, ये तीनों जो भाग हैं ये भी फल के निर्माण में सहयोग करते हैं, या फिर इनके द्वारा भी कुछ फल के भाग बनते हैं। तो अंडाशय के साथ साथ बाह्य दलपुंज और पुष्पासन से निर्मित जो फल है, ऐसे फल को हम कहेंगे आवासीय फल। देख लेते हैं इसके उदाहरण कौन से हैं आवासीय फल के। उदाहरण जो है आपके आ जाएंगे सेब व नाशपाती। ये दो उदाहरण आपको ध्यान में रखने हैं। वास्तविक फल और आवासीय फल जो है किसे कहेंगे? वास्तविक फल और उसके उदाहरण, आवासीय फल और उसके उदाहरण। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। हालांकि 11वीं क्लास में पूछा जाता है, 12th में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वास्तविक और आवासीय फल किसे कहते हैं, या फिर ये ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखना, आवासीय फल किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। बात समझ में आ रही है आपको? आवासीय फल किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके अगला टॉपिक है इसके बाद में अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी। नाम से मालूम पड़ रहा है प्यारे विद्यार्थियों, देखो अनिषेक फलन यानी कि जो फल है, ये आगे आपके फल, ठीक है, फल बिना निषेचन, एक का मतलब बिना हो गया यहाँ पर, निषेक यानी कि निषेचन, तो बिना निषेचन के यदि फल बन जाता है तो इसको हम कहेंगे अनिषेक फलन। नाम से ही परिभाषा निकालनी है अपन को। बहुत तेजी वापस बता रहा हूँ, देखो ए का मतलब बिना, अनिषेक यानी कि निषेचन, और फल तो आ ही गया फलन में, तो यानी कि बिना निषेक यानी कि निषेचन, बिना निषेचन फल का यदि निर्माण होता है तो इसको हम कहेंगे अनिषेक फलन। मैं परिभाषा लिख देता हूं, अंडा से यदि बिना निषेचन, अंडा से यदि बिना निषेचन के फल में परिवर्तित हो जाता है तो ऐसे फल को अनिषेक फल, ऐसे फल को अनिषेक फल व इस क्रिया को अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी कहते हैं। परिभाषा ध्यान में रखनी, बस परिभाषा पूछी जाती है, उदाहरण पूछे जाते हैं कि अनिषेक फलन किसे कहते हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको एक क्वेश्चन साथ में बताते जा रहा हूं, और लेसन खत्म होने के बाद में मैं पूरा वीडियो जो है, एक वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर लेकर के आऊँगा, लेकिन आप पढ़ते वक्त भी इनको साथ में ध्यान रखें ताकि आपको भी ध्यान रहे कि कौन सा क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। इस तरह से पूछा जाएगा, अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल इजी परिभाषा हो गई। अंडा से जो है बिना निषेचन के यदि फल में परिवर्तित होता है, फल बना देता है, तो ऐसा जो फल बनेगा, इस फल को तो हम कहेंगे अनिषेक फल, और इस क्रिया को हम कहेंगे अनिषेक फलन। परिभाषा आपको याद में रखनी है। नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं इसके, किसके अंदर ऐसा देखने को मिलता है, तो उदाहरण आ जाएगा आपके केला व अंगूर। ठीक है, केला व जो अंगूर है, इनमें क्या होता है, निषेचन नहीं होगा। जो अंडा से है बिना निषेचन के ही सीधा फल में परिवर्तित हो जाता है। अब निषेचन नहीं होगा तो बीज भी नहीं बनेगा। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखना। तो मैं यहाँ पर एक नोट लिखवा देता हूँ आपको, ऐसे फलों में बीज का निर्माण नहीं होता है। ध्यान रखना, क्यों नहीं होता है मैं आपको बता देता हूँ। बीज का निर्माण नहीं होता, क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखो इसमें अंडा से जो है, यहाँ पर ये अंडा से बिना निषेचन के सीधा फल में परिवर्तित हो रहा है, निषेचन नहीं हो रहा है यहाँ पर, यानी कि
बीजांड बन ही नहीं रहा है। अब बीजांड नहीं बन रहा है तो बीज कहाँ से आएगा, बीज तो बीजांड से बनेगा, तो बीजांड है ही नहीं यहाँ पर, अंडा से सीधा किस में बदल गया, फल में बदल गया, तो इनमें बीज का निर्माण नहीं होता है। ध्यान रखना, मैंने नोट करके लिखवाया इस बात को। ये हो गया आपके अनिषेक फलन। इसके बाद में आता है आपके प्रेरित अनिषेक फलन। देखो नाम से मालूम पड़ता है अनिषेक फलन। यहाँ पर तो प्राकृतिक रूप से हुआ, हमने किसी प्रकार से इसको प्रेरित नहीं किया है, मोटिवेट नहीं किया है कि अनिषेक फलन हो, प्राकृतिक रूप से हो रहा है। लेकिन यदि हम इसको क्या करें, प्रेरित कर दें तो क्या हो जाएगा, प्रेरित अनिषेक फलन हो जाएगा। सिंपल सी परिभाषा, जैसा ऐसा वैसा यही रहेगा। अब हम प्रेरित करने के लिए कुछ हार्मोन जो है वो काम में लेते हैं, और इन हार्मोन के नाम आपको ध्यान में रखने, मैं अभी याद करवाता हूँ आपको 1 सेकंड में, इसमें लिखवा देता हूँ। जैसे परिभाषा लिखवाता हूँ पहले मैं आपको, वर्तिकाग्र पर वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन है, ध्यान में रखने हैं, वृद्धि हार्मोन है ना। कौन से वृद्धि हार्मोन लिखवा देता हूं मैं आपको, जैसे ऑक्सिन व जिब्रेलिन, ऑक्सिन व जिब्रेलिन दोनों नाम ध्यान में रखने हैं प्यारे बच्चों, ऑक्सिन व जिब्रेलिन। ठीक है, किस तरह से याद रखें मैं अभी आपको बताऊंगा। ऑक्सिन व वृद्धि हार्मोन का छिड़काव करने पर भी अनिषेक फलन हो जाता है। इसे प्रेरित अनिषेक फलन कहते हैं, प्रेरित अनिषेक फलन कहते हैं। बहुत ही सिंपल परिभाषा बन गई आपके। वर्तिकाग्र पर किसका छिड़काव कर दिया जाए, वृद्धि हार्मोन का। किसका छिड़काव करेंगे, वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन का छिड़काव कर दिया जाए। कौन से, वृद्धि हार्मोन भी बहुत सारे, कौन से, ऑक्सिन व जिब्रेलिन, दो हार्मोन ध्यान में रखना आपको। ऑक्सिन व जिब्रेलिन का छिड़काव करने पर भी क्या हो जाता है, अनिषेक फलन हो जाता है। क्या हो जाता है, अनिषेक फलन हो जाता है। तो इससे हम क्या कहेंगे, प्रेरित अनिषेक फलन कहेंगे। बहुत सिंपल है, आसानी से परिभाषा याद हो जाती है। इंपॉर्टेंट अपने लिए ये है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। और यहाँ से क्या पूछेंगे, यहाँ से आपको पूछेंगे कि प्रेरित अनिषेक फलन के लिए वृद्धि हार्मोन कौन से काम में लिए जाते हैं। ध्यान रखना, ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रेरित अनिषेक फलन के लिए कौन से वृद्धि हार्मोन काम में लिए जाते हैं, ऑक्सिन व जिब्रेलिन। कैसे याद करें, इसको शॉर्ट में याद कर लें, ओजी। प्रेरित करने के लिए ओजी वर्ड का प्रयोग करना पड़ेगा, प्रेरित करने के लिए ओजी वर्ड का प्रयोग करना पड़ेगा। याद हो जाएगा, ओजी यानी कि ऑक्सिन व जिब्रेलिन। यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। दोनों परिभाषाएं, दोनों के लिए जो हार्मोन है वो कौन से काम में आ रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। एक बार आपका स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट अगला टॉपिक है आपके, और लास्ट टॉपिक है इस लेसन का, पीडी एकांतरण या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। मैंने आपको जो पहला लेसन है उसमें शुरुआत में ये टॉपिक समझाया था। आप मेरा जो पहला वीडियो है उस वीडियो को आप जाकर के देख सकते हैं। लेसन नंबर जो 1 है उसमें पीडी एकांतरण को समझा रखा। मैं थोड़ा सा आपको वापस यहाँ पर केवल इसकी परिभाषा समझा देता हूँ कि पीडी एकांतरण क्या होता है, बस इतना ही पूछा जाता है। मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देखना है तो आप मेरे लेसन नंबर 1 का जो पहला वीडियो है उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं पीडी एकांतरण। देखो, सबसे पहले बात करते हैं, ये जो पीडी एकांतरण है वो किस में बात करेंगे, आवृत बीजी पादपों में। किस में बात करेंगे भाई, आवृत बीजी जो पादप होते हैं इनके जीवन चक्र में 2 प्रावस्थाएं पाई जाती है। मैंने आपको बताया था, इनके जीवन चक्र में 2 प्रावस्थाएं या फिर 2 पीढ़ियां लिख सकते हो, 2 पीढ़ियां पाई जाती है, 2 प्रावस्थाएं पाई जाती है। आवर्त बीजी पादपों में जो है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, इनके जीवन चक्र में 2 पीढ़ियां या 2 प्रावस्थाएं पाई जाती है। आइए देखते हैं कौन सी है। नंबर 1 लिख देता हूं मैं यहाँ पर, बीजाणुद विद।
एक जो प्रावस्था है वो है बीजाणुद्भिद और दूसरी है यहाँ पर युग्मकोद्भिद। दूसरी है आपके यहाँ पर युग्मकोद्भिद। देखो ये दो प्रावस्थाएं या फिर दो पीढ़ियां पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो दो पीढ़ियां हैं इसमें जो बीजाणुद्भिद पीढ़ी है ये आपके द्विगुणित पीढ़ी है, इसको 2n के द्वारा लिखते हैं, और ये जो है अगुणित पीढ़ी या प्रावस्था है और इसको n के द्वारा लिखा जाता है। अब आवर्तबीजी पादपों के जीवन चक्र में क्या होता है, ये दोनों पीढ़ियां जो है एक के बाद एक अल्टरनेशन है ना, एक के बाद एक पीढ़ी में रूपांतरित। जैसे युग्मकोद्भिद है, इसके बाद में अगली पीढ़ी बीजाणुद्भिद है, इसके बाद में अगली पीढ़ी कौन सी आएगी आपकी युग्मकोद्भिद। ठीक है, ये हो जाएगी आपके स्पोरोफाइट और ये हो जाएगी आपके गैमेटोफाइट। ध्यान में रखना इंग्लिश में भी वर्ड जो है। अब देखो यहाँ पर वापस ये जो गैमेटोफाइट है या युग्मकोद्भिद पीढ़ी जो है वापस किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैं यहाँ पे ले आता हूँ इसको, किस में कन्वर्ट हो जाती है भाई, और बीजाणुद्भिद में कन्वर्ट हो जाती है। बात यहाँ तक समझ में आ रही है आपको। बीजाणुद्भिद जो पीढ़ी है ये बीजाणुद्भिद पीढ़ी किस में कन्वर्ट हो जाती है, युग्मकोद्भिद पीढ़ी में, और युग्मकोद्भिद पुनः किस में कन्वर्ट हो जाती है, बीजाणु। ये जो है एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती है, इसी को हम कहेंगे पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। समझ में आ गई बात। परिभाषा बुक में देख लेना, इसकी लिखी हुई मिल जाएगी, मैंने समझा दिया है कि पीढ़ी एकांतरण जो है वो किस प्रकार से होता है आवर्तबीजी पादपों में। ठीक है, अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे पिछले वीडियो में कमेंट मिला था कि सर जो परागकण की संरचना है उसको एक बार पुनः समझा दें आप, है ना। तो बहुत ही इजी संरचना है, परागकण की संरचना तो बहुत इजी है और आपको याद भी रखनी है, बहुत काम में भी आने वाली है। 2-3 संरचनाएं, जैसे मैंने कहा आपको परागकण है ना, उसके बाद बीजांड की संरचना है और उसके बाद भ्रूण कोश की संरचना। ये तीनों संरचनाएं जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखनी। तीनों में से एक संरचना जो है बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। तो जैसा कि कमेंट मिला तो मैं आपको वापस बता देता हूँ। मुझे अच्छा लगता है इस तरह के विद्यार्थी यदि मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि सर ये हमें समझ में नहीं आया, इसको दोबारा समझा दीजिए, बहुत अच्छा लगता है। आप भी कमेंट करिए, आपको यदि कुछ समझ में नहीं आता तो मुझसे पूछिए ताकि मैं आपको बता सकूं। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, आप घर बैठ के पढ़ रहे हैं, मेरी क्लास में मेरे सामने नहीं बैठे हैं, ताकि और फिर मैं वो तो नहीं हूँ अंतर्यामी कि मैं ये जान लूँ कि आपको क्या समझ में नहीं आया। आपको मुझे बताना पड़ेगा कमेंट करके कि सर हमें ये टॉपिक जो है समझ नहीं आया, इसको वापस समझा दीजिए। मैं बिल्कुल वापस बहुत अच्छे तरीके से, सिंपल सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मुझे कमेंट मिला, उसके अनुसार मैं आपको वापस समझा देता हूँ परागकण की संरचना। ठीक है, आइए परागकण की जो संरचना होती है उसमें क्या होता है, बिल्कुल इजी संरचना है। इस तरह से सबसे पहले बात करते हैं, अंत्यचोल बनाया मैंने। अंत्यचोल में भी मैंने 3 जनन छिद्र बना दिए। कितने जनन छिद्र बनाए हैं, 3 जनन छिद्र बनाए। ये अंत्यचोल हो गया। इस अंत्यचोल के बाद जो है बाह्य चोल होता है। अंत्यचोल के बाद क्या होता है बच्चों, बाह्य चोल। ठीक है, बना देता हूँ, थोड़ा समय लगेगा इस संरचना को बनाने में, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा मैं आपको और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ जाएगी आसानी से। ये जो बाह्य चोल होता है ये थोड़ा खुरदरा होता है, ध्यान रखना। कैसा होता है भाई, बाह्य चोल जो है खुरदरा होता है। मैं इसको एक को ही कंप्लीट रफ कर रहा हूँ, बाकी को तुम कर लेना। ये जैसा मैं बाहर वाला कर रहा हूँ, ये तीनों भाग ऐसे दिखेंगे आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपके बाह्य चोल। मैं लिखता जाऊंगा इस संरचना में ये क्या कहलाएगा, बाह्य चोल, या फिर इसको लिखते हैं एक्साइन। क्या लिखेंगे, एक्साइन। ये जो है आपके ये कहलाएगा अंत्यचोल या इंटाइन। ठीक है, ये 2 चोल हो गए परागकण, बाह्य चोल और अंत्यचोल। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये जो संरचना दिखाई दे रही है आपको, इसको बोलते हैं जनन छिद्र या जर्म पोर। जनन छिद्र या जर्म पोर बोलते हैं। देखो, यदि एक बीजपत्री पादप है तो उसमें 1 होगा, और द्विबीजपत्री पादप है तो उसमें 1 से 3 हो सकते हैं। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या 3 हो सकते हैं, जनन छिद्र। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर इस तरह की एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको, वैक्यूल लिखेंगे। ठीक है, वैक्यूल लिखेंगे। और इसके बाद में हम बात करते हैं, इसमें एक बड़ा सा केंद्रक पाया जाता है जो स्पष्ट दिखता है। ठीक है, केंद्रक, या फिर मैं इसको लिख देता हूँ न्यूक्लियस। ये संरचना हो गई आपके
जो परागकण है उसकी संरचना, और इसके अंदर कुछ द्रव भरा होता है, इसको हम कहेंगे जीव द्रव्य। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे भाई, जीव द्रव्य कहेंगे। ध्यान में रखना, ये जो आपकी द्रव्य भरा हुआ है इसको लिख देता हूँ मैं, प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। ठीक है भाई, ये हो गई आपके परागकण की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा दिया आपको। एग्जाइन यानी कि बाह्यचोल, एंटाइन यानी कि अंत्यचोल, जर्मपोर यानी कि जनन छिद्र, और वैक्यूल यानी कि रिक्तिका, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य। ये हो गई आपके परागकण की संरचना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये संरचना जो है बहुत इजी तरीके से मैंने बताया है, आपको समझ में आ जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछते रहिए। आप पूछते हैं तो अच्छा लगता है, बताते हैं वापस। ठीक है, अच्छा लगता है कि आप पूछ के और फिर वापस समझते हैं उस चीज़ को। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, एक के बाद एक क्लास में आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। मैंने कहा था आपको 9 से लेकर 12 तक की सारी क्लासें बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज आपको उपलब्ध करवाऊँगा। वैसा ही करने जा रहा हूँ मैं। बायोलॉजी के बाद में मैंने इंग्लिश की क्लास शुरू कर दी है, 10th की, मैथ्स की क्लास शुरू कर दी है। कुछ ही दिनों में 10th साइंस की क्लास भी शुरू होने वाली है, आने वाले 1-2 दिन में या 4-5 दिन में। और बहुत ही जल्द मंडे से या ट्यूसडे से आपकी इंग्लिश की जो क्लास है, 12th की इंग्लिश की क्लास, वो भी मैं लेकर के आ रहा हूँ बहुत ही जल्द। तो और उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी मैं क्लासें आपको बहुत ही जल्द, शायद अगले मंडे से, नेक्स्ट मंडे से आपको उपलब्ध करवाऊंगा। बहुत ही जल्द जो है सारी क्लासें मैं लेकर के आने वाला हूँ। ध्यान रहे विद्यार्थियों, संडे के दिन जो है आपको किसी भी प्रकार की कोई क्लास नहीं मिलेगी। संडे के दिन आपका अवकाश रखेंगे हम लोग, क्योंकि 7 दिन में 1 दिन तो हमें भी चाहिए होता है और आपको भी चाहिए होता है फ्री रहने के लिए। आप उस संडे के दिन आपको क्लास नहीं मिलेगी तो आप क्या करेंगे, 6 दिन में जो आपने पढ़ाई करी है उसको एक बार रिवाइज करेंगे कि आपको क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसको वापस कमेंट करें और हमसे पूछें। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टार क्लासेज ब्यावर के साथ में। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो हमसे पूछते रहिए, और नहीं है तो हमारे साथ पढ़ते रहिए, अपना जो कोर्स है वो कंप्लीट करते रहिए, और मेरे चैनल को है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। इसको अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाते रहिए, ताकि आपकी तरह वो लोग भी घर बैठ करके इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों, थैंक यू।